आज हम एक बहुत ही नाजुक दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। ये दुनिया है एनआईसीयू की, यानी नवजात बच्चों का इंटेंसिव केयर यूनिट। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हर एक सांस अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत होती है। तो सवाल ये उठता है कि जो सबसे छोटे, सबसे नाजुक मरीज होते हैं, उन्हें सांस लेने में मदद कैसे की जाती है? आपको जानकर हैरानी होगी कि एनआईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच का फासला अक्सर इसी एक सवाल के जवाब पर टिका होता है। और पता है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक ऐसी जीवन रेखा से जो एक पेंसिल से भी पतली होती है। जी हाँ, ये कहानी है एंडोट्रैकियल ट्यूब की। एक नन्हा सा डिवाइस जिस पर जिम्मेदारी होती है बहुत बड़ी, और साथ ही ये कहानी उन माहिर डॉक्टरों और नर्सों की भी है जो इसे संभालते हैं। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को जरा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आखिर इन नन्हे बच्चों की देखभाल में इतनी ज्यादा सावधानी क्यों बरतनी पड़ती है। देखिए, ये एक ऐसी लाइफलाइन है जहां जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती। यहाँ पर जो भी किया जाता है उसका एक ही मकसद होता है, बच्चे को हर मुमकिन खतरे से बचाना। जैसे कि ट्यूब का गलती से बाहर आ जाना, या फेफड़ों तक हवा का ठीक से ना पहुंचना, या फिर इन्फेक्शन का डर। ये वो चीजें हैं जो हर पल दांव पर लगी होती हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां प्रिसिजन की बात होती है। मतलब इस लाइफलाइन को लगाने और अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए कमाल की सटीकता चाहिए होती है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर मिलीमीटर का हिसाब होता है, और जैसा मैंने कहा, गलती की कोई जगह नहीं होती। तो सबसे पहला काम होता है सही साइज चुनना, और ये फैसला पूरी तरह से बच्चे के वजन पर निर्भर करता है। अंदाजा लगाइए, अगर बच्चा 1 किलो से भी कम का है तो ट्यूब होगी सिर्फ 2.5 मिलीमीटर की, और अगर 3 किलो से ज्यादा का है तो 3.5 से 4 मिलीमीटर की। मतलब वाकई यहाँ हर मिलीमीटर की कीमत है। और अब एक बहुत ही दिलचस्प चीज, एक बहुत ही सिंपल सा नियम है, वजन प्लस 5.5। ये फॉर्मूला बताता है कि ट्यूब को अंदर कितनी गहराई तक डालना है। ये बस एक शुरुआती अंदाजा होता है, लेकिन बहुत बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर ट्यूब ज्यादा अंदर चली गई तो हवा सिर्फ एक ही फेफड़े में जाएगी, और अगर थोड़ी बाहर रह गई तो उसके निकलने का डर बना रहेगा। तो ये छोटा सा कैलकुलेशन असल में जान बचाने वाला पहला कदम है। ट्यूब को अपनी जगह पर टिकाए रखना भी एक पूरा प्रोसीजर है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जरा सी भी हरकत ना हो। पहले चेहरे को अच्छे से सुखाया जाता है, नाजुक स्किन को बचाने के लिए एक बैरियर लगाया जाता है, और फिर एक खास एच टेप या वाई टेप से उसे फिक्स किया जाता है। ये सच में किसी कला से कम नहीं है। अच्छा, तो ट्यूब अपनी जगह पर सुरक्षित हो गई। अब अगली चुनौती आती है एयरवे को, यानी सांस की नली को साफ रखने की। और इसके लिए एक बहुत ही नाजुक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे कहते हैं सक्शनिंग। अब ये सक्शनिंग भी 2 तरह की होती है, ओपन और क्लोज्ड। ओपन सिस्टम में क्या होता है कि बच्चे को कुछ देर के लिए वेंटिलेटर से हटाना पड़ता है। इससे ऑक्सीजन लेवल गिरने और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्लोज्ड सिस्टम में वेंटिलेटर लगा रहता है। जाहिर है, इसीलिए क्लोज सिस्टम को बेहतर माना जाता है। ये बच्चे के लिए ज़्यादा सेफ है और इन्फेक्शन का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। तो सक्शनिंग ज़रूरी तो बहुत है, लेकिन ये बिना खतरों के नहीं होती। इससे बच्चे की हार्ट रेट कम हो सकती है या ऑक्सीजन लेवल भी गिर सकता है। इसीलिए नर्सेज इसे बहुत ही सावधानी से और सिर्फ तभी करती हैं जब इसकी सच में ज़रूरत हो। और इस प्रक्रिया में जो प्रेशर इस्तेमाल होता है वो भी बहुत ही कम रखा जाता है, सिर्फ 60 से 100 mmHg के बीच। बस इतना कि काम हो जाए, लेकिन बच्चे की नाजुक सांस की नली को कोई भी नुकसान न पहुंचे। जब भी इस तरह की आर्टिफिशियल एयरवे का इस्तेमाल होता है तो एक सबसे बड़ा अनदेखा खतरा होता है इन्फेक्शन का। ये एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जिससे लगातार लड़ना पड़ता है। इसे कहते हैं वैप, मतलब वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। ये फेफड़ों का एक बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन है जो वेंटिलेटर पर मौजूद बच्चे को हो सकता है, और इसे रोकना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। इसके लिए एक मल्टी लेयर प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है जिसे वैप बंडल कहते हैं। इस VAP बंडल में कई चीजें शामिल हैं, और जब हर शिफ्ट में इन कदमों का सख्ती से पालन किया जाता है तो ये इन्फेक्शन के खिलाफ एक मजबूत ढाल का काम करते हैं। जैसे हाथों को एकदम साफ रखना, हर 4 घंटे में मुंह की देखभाल करना, बिस्तर के सिर वाले हिस्से को थोड़ा ऊपर रखना। ये सब सुनने में छोटे छोटे काम लगते हैं, पर मिलकर एक बहुत बड़ी सुरक्षा देते हैं। लेकिन
इतनी सारी सावधानी और देखभाल के बाद भी क्या हो अगर कुछ गलत हो जाए? जब वेंटिलेटर के अलार्म बजने लगते हैं तो समझिए कि ये एक सेकंड कीमती है। नर्सों को इन चेतावनी के संकेतों को फौरन पहचानने की ट्रेनिंग दी जाती है। ऑक्सीजन लेवल का अचानक गिर जाना, वेंटिलेटर पर अलार्म का बजना या फिर छाती का एक तरफ से उठना और दूसरी तरफ से नहीं, ये सब इस बात के संकेत हैं कि ट्यूब अपनी जगह से हिल गई है और ये एक बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी होती है। ऐसी सिचुएशन में जो एक्शन लिया जाता है वो फौरन होता है, बिल्कुल साफ होता है और उसकी पहले से प्रैक्टिस की होती है। तुरंत डॉक्टर को बुलाना, अगर जरूरत पड़े तो बैग मास्क से सांस देना और दोबारा ट्यूब डालने की तैयारी करना। मतलब उस मुश्किल घड़ी में भी एक शांत और तय प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। तो रूटीन चेकअप से लेकर इमरजेंसी एक्शन तक ये लगातार चौकन्ना रहने की दुनिया है। इन डॉक्टरों और नर्सों का काम प्रिवेंशन, मॉनिटरिंग और तुरंत एक्शन का एक कभी न रुकने वाला चक्र है। तो मिलीलीटर और सेकंड की इस दुनिया में सोचिए और कौन-कौन से ऐसे अदृश्य प्रोटोकॉल होंगे जो हमारे सबसे कमजोर मरीजों को सुरक्षित रखते हैं। यही वो निरंतर सतर्कता है, वो अनदेखा फैक्टर है जो आज के मेडिकल साइंस के चमत्कारों को मुमकिन बनाता है और इन नन्ही जानों को लड़ने का एक और मौका देता है।